तो अभी रामसे में क्या था कि किसी भी पॉइंट में इस फोल्ड के अलोंग किसी भी पॉइंट में अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट में अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट में उस फोल्ड का तुम्हें स्लोप मिल जाएगा, राइट। सो स्लोप मिलने का क्या कंडीशन था कि सपोज इस पॉइंट में मुझे स्लोप चाहिए तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो सपोज इनर आर्क में भी सेम, ये आउटर आर्क का टेंजेंट था, इनर आर्क में भी सेम स्लोप चाहिए इस पॉइंट में, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी अगर ये दो सेम स्लोप का पॉइंट अगर तुम ऐड कर दोगे कि आउटर आर्क में जो स्लोप है एंड इनर आर्क में जो स्लोप है, इफ यू ऐड देम, ओके, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट डीप आइसोगोन। इसे हम डीप आइसोगोन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम था क्या, डीप आइसोगोन। डीप आइसोगोन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ यू ऐड द सेम स्लोप वाला पॉइंट फ्रॉम इनर आर्क एंड फ्रॉम आउटर आर्क देन यू विल गेट द डीप आइसोगोन, ठीक है। अभी और एक क्या पॉइंट था कि ये जो डीप आइसोगोन है, ये डीप आइसोगोन अगर ये तुम्हारा फोल्ड एक्सिस हो गया है एंड फोल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक अगर तुम फोल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ड्रॉ करोगे, ठीक है, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर टू द फोल्ड एक्सिस, ये परपेंडिकुलरली चाहिए, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट के साथ जो एंगल मेक करेगा उस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा एंगल, राइट। उस एंगल को बस अल्फा एंगल बोलते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है इस एंगल का, सिर्फ अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड अल्फा का वैल्यू हिंज पॉइंट में क्या होगा, 0 होगा, है ना। एंड जो लिम्ब में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फा का वैल्यू हिंज में क्या होगा, 0 होगा। एंड लिम्ब के इन पॉइंट में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये सुन लो, कोई कंफ्यूजन है इसमें, अल्फा का वैल्यू हिंज में कैसे 0 हो रहा है। रेस्पॉन्ड करो गाइस, रेस्पॉन्ड करो। कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अल्फा का वैल्यू हिंज में कैसे 0 होगा, सॉरी, ठीक है ना। हाँ भैया ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है प्लीज मुझे उस टाइम पे रोक देना, ठीक है, क्योंकि बाद में नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो तुम्हें डीप आइसोगोन मिल गया है, ठीक है। तो अभी जो था इसका जो वर्टिकल थिकनेस है या फिर ऑर्थोगोनल थिकनेस है, सपोज दिस इज द ऑर्थोगोनल थिकनेस, उसको हम कैसे लिखते थे, स्मॉल टी अल्फा, राइट, स्मॉल टी अल्फा, ये वाला जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है, तो इसको हम बोलते थे ऑर्थोगोनल थिकनेस, राइट। एंड इसी पॉइंट में अलोंग दैट फोल्ड एक्सिस के पैरेलल जो थिकनेस मिलता है, ये जो फोल्ड एक्सिस है इसमें जो दिख रहा है ये वाला फोल्ड एक्सिस जो है, इसके पैरेलल थिकनेस तुम्हें चाहिए, तो ये वाला थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि राम से अगर ये नहीं समझोगे तो राम से नहीं समझ में आएगा। तो इसको हम बोलेंगे, इस थिकनेस को हम बोलेंगे एक्सियल प्लेनर थिकनेस, सॉरी ऑर्थोगोनल थिकनेस एक होता है, और सेकंड ये थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी अल्फा, एक्सियल थिकनेस, ठीक है ना। कंफ्यूजन है कोई, नहीं भैया। ओके। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से अभी तक ज्यादा नहीं क्वेश्चन आया जैम में, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ऑर्थोगोनल थिकनेस, ठीक है, मीन स्मॉल टी अल्फा बाय दिस एक्सियल थिकनेस, कैपिटल टी अल्फा। एक हाँ, सो ये वाला फॉर्मूला बस देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे डायरेक्ट नहीं डाल सकता है, दिस वन, कॉस अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल टी अल्फा बाय कैपिटल टी अल्फा, राइट, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इसका नेक्स्ट पॉइंट वही था कि अगर क्लास 1 वाला फोल्ड हुआ, जैसे कि ये तीनों है क्लास 1 है, ये तीनों क्लास 1 है, दिस इज क्लास 1 है, ये क्लास 2 फोल्ड है एंड ये क्लास 3 फोल्ड है। तो क्लास 1 फोल्ड का कंडीशन क्या है, ये जो डीप आइसोगोन मैंने जो दिखाया, ये वाला जो डीप आइसोगोन जो मैंने दिखाया, ये डीप आइसोगोन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है।
So in class 1 fold, we will get the convergent deep isogon always for all the class 1 fold like 1A, 1B and 1C. Class 2 fold में क्या होगा? deep isogon parallel हो जाएगा. So we'll get the parallel deep isogon and class 3 में we'll get the divergent deep isogon. कैसे हो रहा है मैंने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो याद रखने के बाद है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि क्लास 1A, 1B, 1C एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 में ये जो पैरामीटर है लाइक दिस स्मॉल टी अल्फा, ऑर्थोगोनल थिकनेस, ठीक है, ये कैसे चेंज होगा? एंड कैपिटल टी अल्फा, एक्सियल प्लेनर थिकनेस और एक्सियल थिकनेस, ये कैसे चेंज होगा? along with alpha, along with alpha. जैसे अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब इन से लिम तक अगर जाओगे तो ये दोनों पैरामीटर कैसे चेंज होगा? स्मॉल टी अल्फा एंड कैपिटल टी अल्फा. तो अगर इसको मतलब याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो यू कैन रिमेंबर जस्ट टू सिंपल ग्राफ. ठीक है, एक तो ये ग्राफ चाहिए एंड इसका उल्टा एक ग्राफ चाहिए. तो मैं एक और बार ड्रॉ भी कर देता हूँ. सो ऊपर वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है, इसका ऑपोजिट ग्राफ क्या होगा? बस सिंपली ये तो कॉस अल्फा है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? सेक अल्फा, ऐसे बनेगा. ठीक है ना. एंड उसका डिवीजन क्या होगा? ये हो जाएगा क्लास 1 है, ये हो जाएगा 1B, दिस जोन विल बी 1C, this will be class 2, this line will be class 2 and this zone will be again class 3. and ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री. 0 डिग्री क्या है? मैंने बोला हिंज एंड ये लिम्ब है. सो अगर हिंज से लिम्ब तक जाओगे तो फिर इस पॉइंट पे क्या रखोगे? एक्सियल थिकनेस, एक्सियल थिकनेस जिसको हम बोलते हैं कैपिटल टी अल्फा, है ना. एंड ऊपर वाला जो ग्राफ है वो भी सेम ग्राफ है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहे हैं. ठीक है, एंड उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल टी अल्फा और ऑर्थोगोनल थिकनेस. ठीक है. सो अगर तुम ये दोनों ग्राफ को भी याद रखोगे, ठीक है, तो फिर भी उससे मिल जाएगा कि एक्सियल थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस कैसे चेंज होगा अगर तुम हीन से लिम तक जाओगे. कैसे? कि अगर तुम सिर्फ ऑर्थोगोनल थिकनेस ही देखोगे, ठीक है, क्लास 1A के लिए ऑर्थोगोनल थिकनेस हिंज इज 0 डिग्री, राइट, लिम्ब इज 90 डिग्री. सो हिंज से लिम्ब में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. हिंज से लिम्ब में अगर जाओगे तो इंक्रीज करेगा, हिंज में सबसे कम रहेगा, लिम्ब में ज्यादा रहेगा. एंड दिस इज ट्रू. देख लो कि ऑर्थोगोनल थिकनेस ये वाला है, हिंज में कम है 1A के लिए, एंड अगर लिम्ब में जाओगे तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या हो गया? ज्यादा हो गया. ठीक है. ऐसे क्लास 1B के लिए ये कांस्टेंट है. क्लास 1B के लिए ऑलवेज हिंज टू लिम्ब किसी भी पॉइंट में जाओ कांस्टेंट है, एंड दिस इज ट्रू आल्सो. अगर क्लास 1B देखोगे तो हिंज से लिम्ब किसी भी पॉइंट में जाओगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा. ठीक है. ऐसे सिमिलरली बाकी के लिए भी तुम देख सकते हो. सो इफ यू चेक देन इट विल गेट दैट कि ये जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ है, ऊपर वाला नीचे वाला जो ग्राफ है, इनको फॉलो करता है. ठीक है. तो अगर ये दोनों ग्राफ याद रख दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऑर्थोगोनल थिकनेस एंड एक्सियल थिकनेस कैसे चेंज होगा 0 टू 90 डिग्री, मतलब हिंज से लिम्ब तक जब जाओगे तो कैसे चेंज होगा. तो राम से क्लासिफिकेशन सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया. कोई भी कंफ्यूजन है अभी राम से? मैं मुझे सबका कंफर्मेशन चाहिए. अगर नहीं है तो फिर भी बोल दो, कोई डरने का बात नहीं है, नॉर्मली बोल दो. सारे लोग, सारे बाकी ध्रुवों ने बोला शायद, बाकी मानस, हाँ समझ में आया. ठीक है, ओके, परफेक्ट. चलो तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. देखो जैम के लिए सुपर इम्पोज जो फोल्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अभी जैम में भी गेट का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको बस जान लो. ठीक है, उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब सिचुएशन है, गेट में ही ज्यादातर आता है, बट जान लो. ओके. तो सुपर इम्पोज फोल्ड जानने से पहले एक बेसिक चीज हम समझते हैं कि 3D में फोल्ड को कैसे विजुअलाइज करते हैं. तो मैंने जो डायग्राम, बॉक्स डायग्राम भेजा था व्हाट्सएप में, चेक किया सारे लोगों ने कि कैसे क्या होता है. तो सपोज कि एक एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, कुछ ऐसा कुछ है. ठीक है. तो अगर इसका तुम टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में क्या आएगा? ऐसा अगर बहुत सारे एंटीक्लाइन
बहुत सारा सिंक्लाइन है। सो टॉप व्यू में क्या आएगा, ऐसा आएगा, है कि नहीं? इसमें ए लेयर है, इसमें बी लेयर है। अगर तुम किसी भी फोल्ड का जो प्लेन है, फोल्ड का चेन है, उसको अगर टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसा ऐसा आएगा, है कि नहीं? सपोज इसका अगर कॉन्टूर भी ड्रॉ करोगे तो ये 400 मीटर हो गया, ये 200 मीटर हो गया, है ना? अगर सपोज ये 300 है, दिस इज 100, तो ऐसा बहुत सारा डोम एंड बेसिन का स्ट्रक्चर आएगा टॉप व्यू। ये समझ में आ रहा है? इसका अगर टॉप व्यू देखोगे ऐसा आता है ना फोल्ड का टॉप व्यू, मतलब ये जो क्लास 1 का है जो मैंने बोला, इसका अगर टॉप व्यू देखोगे तो इस क्लास 1 का टॉप व्यू क्या होगा? ये वाला पिक्चर, क्लास 1 छोड़ दो अभी, ये वाला पिक्चर का टॉप व्यू क्या होगा? ऐसा आएगा ना कि ये वाला नहीं, ये वाला होगा कि बीच में डोम रहेगा, इसका हाइट ज्यादा होगा 400, एंड फिर कॉन्टूर कम हो जाएगा। ये सुन लो, ये समझ में आ रहा है? टॉप व्यू क्या देखेगा, ठीक है? तो क्लास तो फिर अगर ये सुपर इम्पोज फोल्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि दो फोल्ड सुपर इम्पोज कट जाएगा, ठीक है? जैसे नॉर्मली अगर तुम सोचोगे तो फिर अगर ये वाला पिक्चर ही देखो, इसमें भी है, ओके, ये वाला पिक्चर देखो, ठीक है? जैसे टाइप जीरो में क्या होता है कि ऑलरेडी एक फोल्ड था, ठीक है? इसमें देखो ऑलरेडी एक फोल्ड था जिसमें दिस इज द फोल्ड एक्सिस, दिस इज द एक्सियल प्लेन, ठीक है? सो ऑलरेडी सब कुछ इसमें ड्रॉ है, दिस इज द एक्सियल प्लेन एपी, दिस वन इज द फोल्ड एक्सिस, दिस इज द फोल्ड एक्सिस। तो कैसे ये जनरेट किया था कि इस एलोंग में कंप्रेशन आया था शायद, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी सेकेंड सिचुएशन में आफ्टर सम मिलियन ईयर्स क्या होगा, और एक कंप्रेशन आ गया सेम डायरेक्शन में, ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा, वो और भी ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। ये वन सिचुएशन है, इज द टू सिचुएशन, तो आफ्टर द फाइनल रिजल्ट क्या होगा, और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ऐसे सेमी डायरेक्शन में बार बार कंप्रेशन आता है, तो पहले ये वाला फोल्ड था, फिर ये सेकेंड फोल्ड ये था, फिर 1+2 सुपर इम्पोज हो गया, ओके? नया जो फोल्ड जनरेट किया, तो वो फोल्ड और भी ज्यादा टाइट हो गया। अगर तुम इंटरलिम एंगल देखोगे, इसका इंटरलिम एंगल बहुत ही कम है, देन पहले सिचुएशन में इंटरलिम एंगल ज्यादा था, एंड नाउ इंटरलिम एंगल इज वेरी लेस। तो इस वाले सिचुएशन को हम बोलते हैं टाइप जीरो सिचुएशन और टाइप जीरो फोल्ड, ठीक है? तो इसी तरह पे इसे लाइक लाइक दिस वन ओनली तुम्हें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 मिलेगा। बस जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, कि जैसे सेकंड केस में देखो कि सपोज दिस वाज द डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, तो फोल्ड हो गया, ठीक है? अभी कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ एंड सेकंड एक फोल्ड हुआ, बट वो फोल्ड जो पहले वाला जो डायरेक्शन था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया, ठीक है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और फोल्ड जनरेट किया, ठीक है? सो पहले ये वाला सिचुएशन था फोल्ड का, फोल्ड 1, देन कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, तो इसके बाद एक और फोल्ड जनरेट किया, फोल्ड 2, ठीक है? तो फिर जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या हो गया, डोम एंड बेसिन हो गया। ये देखो, ये डोम है एंड दिस वन इज द बेसिन, ये बेसिन है एंड दिस इज द डोम। सो डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर जनरेट कर गया, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1, ठीक है? अब टाइप 1 का एक नाम है, उसको हम डोम एंड बेसिन स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, डोम एंड बेसिन। अच्छा, सिमिलर वे में भी टाइप 2 होता है एंड टाइप 3 होता है। तो टाइप 2 एंड टाइप 3 कैसे जनरेट करता है, ये तो मतलब अगर तुम देखोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि इस पिक्चर से समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि सुपर इम्पोज फोल्ड अगर बोल दे क्वेश्चन में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कुछ भी अगर बोल दे, ज्यादा एग्जाम में यही पूछेगा कि टाइप 0 फोल्ड का, टाइप 1 फोल्ड का नाम क्या है, या फिर व्हाट इज द नेम फॉर टाइप 3 फोल्ड, टाइप 2 फोल्ड। सो यू हैव टू आंसर दैट सिंपली, ओके? सो टाइप 3 को हम ऐसे हुक शेप फोल्ड बोलते हैं, टाइप 2 को बूमरैंग फोल्ड भी बोलते हैं, या फिर और एक नाम है टाइप 2 का, मशरूम फोल्ड नाम है, ठीक है? टाइप 3 का तो हुक एंड शेप हो गया। अच्छा, ये गया। नेक्स्ट इसमें और एक चीज जानना है कि प्लेनर एंड सिलिंड्रिकल। तो मैंने कल के क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या है प्लेनर, क्या है सिलिंड्रिकल, कैसे रोल प्लेनर होता है। एक और बार बोल देता हूँ फिर से, सिंपली अगर तुम देखोगे, सो अगर सिलेंडर फिट हो रहा है फोल्ड के हिंज जोन में, कहाँ पर, ये तो हिंज जोन है ना? दिस इज द लिम पोर्शन, द ब्लू वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हिंज पोर्शन है।
तो हिंज पोर्शन में अगर तुम कोई सिलेंडर फिट कर सकते हो फोल्ट में, तो वो फोल्ट हो जाएगा सिलिंड्रिकल फोल्ट सिंपली। अगर तुम कोई सिलेंडर नहीं फिट कर सकते फोल्ट के हिंज जोन में, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ट इन सिंपल वर्ड्स। अगर टेक्निकली जानना है तो फिर टेक्निकल होता है इसमें। तो हिंज लाइन, मैंने बोला था हिंज लाइन क्या है, मैक्सिमम कर्वेचर वाला लाइन। तो हिंज लाइन ये देखो व्हाइट वाला जो दिख रहा है इसमें, ठीक है। अगर हिंज लाइन स्ट्रेट है, हिंज लाइन अगर स्ट्रेट है तो फिर बोलोगे सिलिंड्रिकल फोल्ड। इफ द हिंज लाइन इज नॉट स्ट्रेट, दैट इज कार्व, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड। सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल वाला फंडा समझ में आया? क्लियर? यस और नो? कल भी बोला था मैंने, यस और नो, सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल। हाँ, सो दिस इज सिलिंड्रिकल, एक और वर्जन भी देख लो, एंड दिस इज नॉन सिलिंड्रिकल, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल समझ में आया। प्लेनर नॉन प्लेनर शायद सबको ही पता है, फिर भी मैं एक और बार बोल देता हूँ प्लेनर नॉन प्लेनर क्या है। सिंपल, अगर ये एक फोल्ड है, ठीक है, एंड इफ दिस इज द एक्सियल प्लेन ऑफ दैट फोल्ड, सो अगर प्लेन है तो फिर इट विल बी कॉल्ड एज प्लेनर। अगर ये जो फोल्ड का एक्सियल प्लेन है वो अगर प्लेन नहीं रहता, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा सपोज कुछ स्ट्रक्चर बन गया है फोल्ड का, ये वाला फोल्ड है, ठीक है, ये वाला फोल्ड है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तुम्हें क्या कोई स्ट्रेट सिंपल प्लेन वाला एक्सियल प्लेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक्सियल प्लेन क्या हो जाएगा? कार्व हो जाएगा। ये ड्रॉ ज्यादा नहीं कर सकता मैं, बट तुम्हें समझ में आ गया कि एक्सियल प्लेन ये कार्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? नॉन प्लेनर। इफ एक्सियल प्लेन इज कार्व। सो अभी अगर प्लेनर नॉन प्लेनर सिलिंड्रिकल नॉन सिलिंड्रिकल समझ में आ गया हो, तो फिर हम टाइप 0 एंड 1 2 3 समझ सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली देखो टाइप 0। सो टाइप 0 नीचे ये वाला पिक्चर में देखते हैं, ठीक है। सो मुझे बोलो, तुम लोग ही बोलो, टाइप 0 को हम क्या बोलेंगे? ये सिलिंड्रिकल है, यस और नो? टाइप 0 सिलिंड्रिकल या नॉन सिलिंड्रिकल? सिलेंडर फिट होगा इसमें हिंज जोन में, एकदम परफेक्ट सिलिंड्रिकल है। अच्छा, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? जो प्लेनर है, क्योंकि एक्सेल प्लेन प्लेन है तो प्लेनर है। तो टाइप 0 इज आवर सिलिंड्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट? टाइप 1 देख लो, टाइप 1 देख लो। टाइप 1 में, टाइप 1 में क्या तुम सिलेंडर फिट कर सकोगे? कैन यू फिट अ सिलेंडर इन द हिंज जोन? यस और नो? तो कोई स्ट्रेट सिलेंडर फिट होगा टाइप 1 में? इज इट सिलिंड्रिकल और नॉन सिलिंड्रिकल टाइप 1? ये नीचे वाले पिक्चर ही बस देखना है। टाइप 1 में कोई सिलेंडर नहीं फिट होगा, है ना? कोई स्ट्रेट सिलेंडर नहीं जाएगा, है ना? क्योंकि ये ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिलिंड्रिकल, राइट? बट इसमें तुम प्लेन फिट कर सकोगे, क्योंकि अगर तुम एक्सियल प्लेन देखोगे तो एक्सियल प्लेन ऐसा ही होगा, एक नॉर्मल प्लेनर एक्सियल प्लेन चला जाएगा अंदर से, सो इट विल बी प्लेनर। अभी तक किसी को कंफ्यूजन है? हेलो, अभी तक कंफ्यूजन है किसी को? ओके, ठीक है। तो अगर सेकेंड सिचुएशन भी देखोगे, ठीक है, ऐसे मैच कर सकोगे तुम, ये खुद से मैच कर लेना कि टाइप 2 नॉन प्लेनर नॉन सिलिंड्रिकल होगा एंड टाइप 3 नॉन प्लेनर सिलिंड्रिकल होगा। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया क्यों होगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर जैम, ठीक है, क्योंकि गेट में बहुत बार आता है।
तो जैम में भी इससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको देख लेना। सुपर इम्पोज फ्लोर टाइप 0 1 2 3 एंड क्यू होता है। ओके ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन तो ऑल हो गया था। तो अभी कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। ये जैम का क्वेश्चन है, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको खुद तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू इट, ठीक है। देखो होता है कि नहीं। देखो क्या बोला है, द स्कीमेटिक मैप गिवन बिलो शोज द इंटरसेक्टिंग स्ट्राइक लाइंस ऑफ द सेम लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट इन द मैप, ठीक है। तो पहले अगर मतलब इसको अगर ऐसे समझते हैं कि ये वाला जो सी वाला जो पॉइंट है ये अप साइड में है, क्योंकि ये 400 मीटर वाला पॉइंट है, एंड डी वाला पॉइंट क्या है, 300 मीटर वाला पॉइंट है, क्योंकि ये 300 मीटर का स्ट्राइक लाइन है, दिस इज ऑल्सो 300 मीटर स्ट्राइक लाइन, ठीक है। तो ये है 400 मीटर, दिस इज 300 मीटर, मतलब डीप किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, सी टू डी। तो अगर तुम इसको एक फोल्ड की तरह समझोगे, ठीक है, तो सपोज दिस इज अ फोल्ड विच इज प्लांजिंग, राइट। प्लांजिंग किस डायरेक्शन में कर रहा है, सपोज दिस इज माई सी डायरेक्शन, दिस इज माई डी डायरेक्शन, so this fold is plunging towards the d direction from the c direction. c direction में हाइट कितना है, 400 मीटर, d डायरेक्शन में हाइट कितना है, 300 मीटर, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिख रहा है ये एक फोल्ड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सो ये जो स्ट्राइक लाइन है, दिस स्ट्राइक लाइन, दिस पॉइंट इज सी, एंड ये जो स्ट्राइक लाइन है दिस पॉइंट इज डी, ये 300 मीटर का स्ट्राइक लाइन है, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, the planche of the fold axis, how much planche of the fold axis। so ये तो fold axis मिल गया। planche क्या होता है, planche होता है कि horizontal के साथ how much angle this fold axis is making, right, this theta is our planche। so उसका formula क्या होगा, you know that tan theta equals to this vertical distance, if you name it like CD and this is name it like A, so this AD, this vertical distance and this adjacence, right, this AC distance, right। so what is the vertical distance, 300 minus 400 is 100, and what is this adjacent distance, AC distance, so is it mentioned like CD distance, so mention कर दिया था CD distance, देखो इसमें कि CD are 3.5 सेंटीमीटर नॉर्मली, मतलब इस वाले पिक्चर में 3.5 सेंटीमीटर है, ग्राउंड में कितना होगा, ग्राउंड में शायद 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, सो इट्स 350। so now we can solve this for theta, right, easy था ये वाला प्रॉब्लम इजी था, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। रिस्पॉन्ड करो, प्रॉब्लम हुआ है इस प्रॉब्लम में, हाँ। अच्छा देखो, जो ये वाला जो जैसे प्रॉब्लम होता है ना, मैप का जो प्रॉब्लम होता है वो लास्ट में मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, मैप के लिए पूरा एक सेट ही है, तो उससे और भी ज्यादा मैप का इश्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी बस देख लो, यानी ये बहुत ही एक बेसिक प्रॉब्लम है, ये आना ही चाहिए एग्जाम के लिए। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लो तुम लोग, बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसमें बोला है कि एटीट्यूड ऑफ द टू लिम्स ऑफ अ नॉन प्लंजिंग किंग फोल्ड शोन बिलो इज 45 डिग्री एंड 20 डिग्री साउथ ईस्ट, ठीक है। इसका क्या दिया है, 45 डिग्री एंड 20 डिग्री साउथ ईस्ट का ट्रेन दिया है, ट्रेन दिया है दैट इज 45 डिग्री, एंड जो प्लंज बोला है दैट इज 20 डिग्री प्लंजिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंड जो ये वाला सेकंड वाला जो लिम्ब है उसका दिया है 45 डिग्री एंड 40 डिग्री, so this is plunging for 40 degree limb 1 and this is plunging for 20 degree, and ये जो व्यू हम देख रहे हैं ये क्या व्यू है, वर्टिकल सेक्शन का व्यू है। सो जी ये जो प्लांच का डायरेक्शन है, प्लांच का अमाउंट है, ट्रू प्लांच है, ठीक है। सो ये वर्टिकल सेक्शन ही है, ठीक है। सो अभी बोला है कि
जो द डीप अमाउंट ऑफ द एक्शियल प्लेन ऑफ दिस किंग फोल्ड, ये सिंपली किंग फोल्ड है। किंग फोल्ड कैसे होता है कि इसको, इस फोल्ड को हम किंग फोल्ड बोलते हैं, हिंज ऐसा टाइप का हिंज होता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं किंग फोल्ड, ठीक है। सो अभी तो ये नहीं दिया है, बट तुम्हें ये कंसिडर करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक फोल्ड। लाइक ये शायद प्रॉब्लम था इस जैम के ईयर में क्वेश्चन में, क्योंकि इसको सिमेट्रिक फोल्ड अगर नहीं बोलेगा तो प्रॉब्लम होगा। सो इट हैज टू बी सिमेट्रिक फोल्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। अच्छा, तो अभी बोलो इसका आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी डीप अमाउंट ऑफ द एक्सियल प्लेन। लाइक अगर ये एक्सियल प्लेन का डिरेक्शन हुआ तो इसका डीप क्या होगा। तो देखो सिंपल जियोमेट्री है। इफ दिस इज 40, दिस इज 20, दैट मींस 60, so 180 minus 60, तो इट विल बी 120 डिग्री, राइट। अगर ये 120 डिग्री है तो अभी क्वेश्चन में कहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि दैट इज सिमेट्रिक फोल्ड और एसिमेट्रिक फोल्ड। सो इफ दैट इज मेंशन दैट दिस इज द सिमेट्रिक फोल्ड, only then you can say that this half will be 60 degree. So it was a wrong question actually, so symmetric fold should have been mentioned there. So if we consider that this is the symmetric fold, ये jam का question है, ठीक है। This is a symmetric fold, so it will be 60 degree. So this 20 and 60, how much? 80 degree. So this is like deeping with the 80 degree deep towards this southeast direction. Deep is 80 degree. This 60 plus 20 degree, 80 degree. कंफ्यूजन हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में? ये बहुत ही इजी है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बोल सकते हो। ठीक है, तो आई गेस क्लियर ही है। हाँ हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। कहाँ से है, ठीक है। ये 120 डिग्री कैसे हुआ, इस ये समझ में आया। हाँ, दिस 40 डिग्री, दिस 20 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये सिंपली मतलब ये तो एक लाइन ही है ना, ये सिंपली 120 डिग्री है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन में, तुम्हें बोला है जो एक्सियल प्लेन है फोल्ड का, सपोज दिस इज द एक्सियल प्लेन। ये तो समझ में आया एक्सियल प्लेन क्या होता है, कल से बोला मैंने एक्सियल प्लेन क्या होता है ना, फोल्ड एक्सिस से जो प्लेन जाता है। सो ये एक्सियल प्लेन का डीप कितना है। सो मैंने क्या बोला, अगर ये 120 है एंड इफ दिस इज द एक्सियल प्लेन, सो एक्सियल प्लेन क्या करता है कि ऑलवेज इक्वली डिवाइड करता है। ये 120 डिग्री क्या है, इंटरलिम एंगल है, क्योंकि दिस इज द लिम्ब 1, दिस इज द लिम्ब 2, राइट। एंड दोनों लिम्ब के अंदर का एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंटरलिम एंगल बोलते हैं, आई कल बोला था, ठीक है। एंड जो एक्सियल प्लेन होता है, एक्सियल प्लेन इंटरलिम एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सियल प्लेन, दिस इज माय एक्सियल प्लेन, so it will equally divide this interlim angle, so it will come as 60 degree. Axial plane मैं लिख भी देता हूं, ये लिख लो कि axial plane equally divides the interlim angle. ऑलवेज, ठीक है। तो सपोज ये तुम्हारा एक फोल्ड है एंड इसका इंटरलिम एंगल हुआ है सपोज 100 डिग्री, एंड इसके बीच से ये वाला एक एक्सियल प्लेन जा रहा है, दिस इज एक्सियल प्लेन, ठीक है। सो ये एक्सियल प्लेन क्या करेगा, इंटरलिम एंगल को 50 डिग्री एंड 50 डिग्री में डिवाइड कर देगा। एंड इफ यू नो दिस एंगल 2, कि ये वाला जो लिम्ब 1 है ये डीप कर रहा है विथ 20 डिग्री, तो फिर तुम्हारा जो एक्सियल प्लेन है इसका टोटल डीप कितना होगा, 50 प्लस 20, 70 डिग्री टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन।
सपोजिट याद है? ओके, ध्रुवो ने आंसर किया था, है ना? ठीक, चलो ओके। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन 17 खुद से देख लेना, ऑलरेडी बोल दिया है। ये बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है, जब में आया था क्वेश्चन 15। ये तुम खुद से बोलो, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं बोलना है कि ये सिंपल एक लाइक समझो कि पी एक सैंडस्टोन है, फिर शेल है, फिर सैंडस्टोन, फिर शेल, कुछ भी लेयर हो गया, पी क्यू आर क्यू पी। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपली बोलो, इसको क्या बोलेंगे हम? ये फोल्ड है, फॉल्ट है, क्या हो सकता है इसके? ये वन क्या होगा? क्या? सॉरी, एक्चुअली मेरे डिवाइस पे साउंड ठीक से नहीं आ रहा, एक और बार बोलो। फोल्ड है, राइट। सेकंड, इसमें रिपीटेशन आता है, रिपीटेशन को क्या बोलते हैं? फॉल्टी बोलते हैं। इसमें आरक्यूपी, ये क्या है? फोल्ड या फॉल्ट? ये फोल्ड है ना? ये भी सेकंड फॉल्ट है, राइट। राइट, एंड फर्स्ट वन इज फोल्ड, है ना? है ना? 3D विजुअलाइज तो कर सकते हो अभी, तो बहुत इजी है। तो अभी क्या बोलना है? अभी बोलना है सिंक्लाइन है या फिर एंटीक्लाइन है, क्योंकि ये तो फॉल्ट ही हो गया। फॉल्ट टू में कोई समय भी फॉल्ट नहीं है, तो डी होगा। ऐसे तुम मतलब नहीं देख के भी आंसर कर सकते हो, एंड जैम ऐसा ही है। अगर तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि डी हो जाएगा तो दे दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी देख लो कि आर को बोला है यंगेस्ट अमंग ऑल, सो आर यंगेस्ट है, एंड यंगेस्ट कोड में है, तो कोड में अगर यंगेस्ट हुआ तो मैंने क्या बोला था, क्या होगा? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन? सिंक्लाइन। सो जैम में अगर मतलब ज्यादा लाइक 70 अबव स्कोर चाहिए, ठीक है, तो फिर ऐसा ही करना होगा। अगर तुम्हें आ रहा है, बस दे दो, फिर मूव ऑन करो सेकंड क्वेश्चन को। बट कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, क्लास में सारा कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग, ठीक है, ये भी मतलब जैम जैम में अभी तक नहीं आया है ज्यादा क्वेश्चन, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, बट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो सारा मॉड्यूल है, मटेरियल है, मैं और भी मटेरियल शेयर कर दूंगा। सो इसके बाद से अभी जो जो आएगा उसको तुम्हें बस खुद से पढ़ना होगा, ठीक है? सो फोल्ड का मैकेनिज्म टू टाइप से होता है। एक होता है डायनामिक मॉडल, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, और एक होता है काइनेमेटिक मॉडल, जिसमें वेलोसिटी एंड ऑल इन्वॉल्व रहता है। सो डायनामिक मॉडल के वाइज थ्री टाइप्स का फोल्डिंग मैकेनिज्म हो सकता है। नंबर वन इज बकलिंग। बकलिंग में सिंपली हमें ये देखना है कि इसमें लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग होता है। सो बकलिंग में लेयर पैरेलल शॉर्टिंग हो, ये बकलिंग का एग्जांपल है, ठीक है? बकलिंग में क्या क्या होता है? इसमें रियल पैरेलल शॉर्टिंग। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि बकलिंग में लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग होता है, कि ऐसे अगर तुम करोगे तो फिर ही फोल्ड जनरेट होगा बकलिंग से। अगर तुम्हें सेकंड सिचुएशन बेंडिंग देखना है, बेंडिंग में लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोई हाई एंगल में शॉर्टनिंग होगा। बेंडिंग नॉर्मल बेंड हो जाता है, बेंड होके नॉर्मल फोल्ड बन जाता है, ठीक है? सो इसमें होता है कि कोई हाई एंगल कंप्रेशन या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो ये सेकंड मैकेनिज्म बेंडिंग, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म बकलिंग। एंड एक थर्ड मैकेनिज्म है डायनामिक फोल्ड में, दैट इज पैसिव फोल्डिंग। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा प्योर शेयर नहीं लगता, इसमें सिंपली नॉर्मल सिंपल शेयर ही रखता है। एंड इसमें क्या होता है कि ये वाला लेयर, अगर इसको तुम बोलो कॉम्पिटेंट लेयर, कॉम्पिटेंट लेयर किसको बोलते हैं? जिसका हाई विस्कोसिटी होता है, जिस लेयर का, ठीक है? सो ये इनकॉम्पिटेंट हो गया, ये व्हाइट लेयर समझो, ठीक है? तो ये वाला जो कॉम्पिटेंट लेयर है, ये ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा, ठीक है? ये फ्लो करके फोल्ड जनरेट करेगा, जिसमें डायरेक्टली कोई डायनामिक मैकेनिज्म या कोई किसी फोर्स का कोई एक्शन नहीं रहता। सो वी कॉल इट पैसिव फोल्डिंग। सो दिस वन पैसिव फोल्डिंग। सो क्या है, ज्यादा डिटेल्स इसमें है, तुम पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है? और एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पैसिव फोल्डिंग हो तो क्लास 2 जनरेट करेगा, तो ठीक है? तो कब कौन सा वाला क्लास 1 या क्लास 2, क्लास 1 भी कब रहेगा इसमें है, ठीक है? अगर कुछ पॉइंट मिसिंग भी है, मैं और एक शीट दे दूंगा, उससे भी पढ़ लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये मैकेनिज्म वाला, फोल्डिंग वाला?
ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी जैम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन की बकलिंग है, एक्टिव फोल्डिंग है, तो फिर क्या होता है, लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग होता है, लेयर पैरेलल कंप्रेशन होता है, वर्टिकल होता है, पैसिव रहता है, क्या होता है? सो ऐसा क्वेश्चन देते हैं वो लोग, ये थियोरेटिकल हो गया थोड़ा बहुत। अभी सेकंड सिचुएशन हुआ, पहले वाले में क्या सीखा हमने, मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग डायनामिक मॉडल सीखा, तो अभी नेक्स्ट है काइनेमेटिक मॉडल। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, काइनेमेटिक मॉडल तीनों यहाँ रहेगा। नंबर वन इज फ्लेक्सुरल स्लिप, सेकंड ऑर्थोगोनल, एंड थर्ड इज फ्लेक्सुरल फ्लो। तो फ्लेक्सुरल स्लिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना। तो इसमें नॉर्मली अगर समझो तुम्हारे पास एक लेयर 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 है, ठीक है, एंड तुमने इसको कंप्रेस कर दिया किसी भी वे में, ऊपर के किसी भी वे में तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, तो अभी ये क्या जनरेट करेगा, फोल्ड जनरेट करेगा। तो ये वाला जो फोल्ड अभी जो जनरेट करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो ऊपर का लेयर है, फिर ये सेकंड वाला जो लेयर है, ये तुम खुद से भी कर सकते हो, अगर तुमने कुछ पेपर या कुछ भी ले लिया एंड उसको ऐसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो एस जब फोल्ड जो जनरेट करेगा ना, तो जो टॉप में जो लेयर होगा वो लेयर ऐसे अंदर स्लिप करने लगेगा। देखो ये वाला जो लेयर है, ठीक है, ये स्लिप कर गया, ये वाला जो लेयर है ये फिर से स्लिप कर गया, देन ये वाला जो लेयर है टॉप का लेयर स्लिप कर गया, तो ये वाला स्लिप को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्लिप। जस्ट नॉर्मली जान लो क्या है फ्लेक्सुरल स्लिप, स्लिप along layered interfaces or very thin layers during the folding, that is flexural slip, इससे जैम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल फ्लेक्चर एंड फ्लेक्चरल फ्लो। तो ऑर्थोगोनल फ्लेक्चर में कुछ भी नहीं होता, कि अगर तुम्हारा ये इनिशियल एक लेयर है, सपोज ये वाला जो ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है ना, तो फोल्डिंग ऐसा हुआ कि जो इसमें जो ये वाला जो पॉइंट है, लाइक जो वर्टिकल थिकनेस वाला जो लाइंस है, ये वर्टिकल थिकनेस वाला लाइन सेम ही रहेगा ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। सो तब हम इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल फ्लेक्चर। सो अब मुझे बोलो ये वर्टिकल थिकनेस, इसको तो हम स्मॉल टी अल्फा बोलते हैं, है कि नहीं, ऑर्थोगोनल थिकनेस बोलते हैं। सो ऑर्थोगोनल थिकनेस किस फोल्ड के लिए, रामसे के वाइज किस फोल्ड के लिए ऑर्थोगोनल थिकनेस सेम रहेगा, स्मॉल टी अल्फा सेम होता है थ्रू आउट द फोल्ड फ्रॉम हिंज टू लिम्ब, किस फोल्ड के लिए अकॉर्डिंग टू रामसे? क्लास 2 के लिए। क्लास 2 के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैम में, नहीं यही चाहिए, ठीक है, ऐसे आंसर देना है। तो ये क्लास 2 फोल्ड हो जाएगा, ऑर्थोगोनल फ्लेक्सर से क्लास 2 फोल्ड जनरेट होता है। अच्छा, इसका और भी अगर मतलब जो ऐसा होता है कि कब क्लास 2 होगा कब क्लास 3 होगा, इसका और एक मॉड्यूल है, मैं दे दूंगा। अच्छा, फ्लेक्सुरल फ्लो देख लो, फ्लेक्सुरल फ्लो सेम ही रहेगा। फ्लेक्सुरल फ्लो में क्या होता है कि हिंज में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं रहता, कि देखो पहले जो सिचुएशन था हिंज का, ये वाला सिचुएशन सेम सिचुएशन है हिंज का, तो हिंज में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा। डिफॉर्मेशन कहाँ पर होगा, जितना तुम अंदर जाओगे, लाइक टू द लिम्स, सो लिम्फ के साइड में ज्यादा डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देगा, देन वी विल कॉल इट फ्लेक्सुरल फ्लो। बस जान लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, राइट, ठीक है। तो फोल्ड का कॉन्सेप्ट से खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अभी नेक्स्ट शेयर जोन है, ठीक है। तो शेयर जोन में देख लो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रिटल, जो लाइक अगर ये ग्राउंड समझ लो, ठीक है। सो ग्राउंड के मतलब अगर तुम थोड़ा ही डेप्थ में जाओगे, लाइक इसका डेप्थ है आई थिंक इज 5 किलोमीटर और समथिंग लाइक दैट, 5-10 किलोमीटर फॉर ब्रिटल, तो उसमें ब्रिटल होगा, ब्रिटल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड अगर तुम जितना भी डेप्थ में जाओगे क्रस्ट के अंदर, उसमें डक्टाइल होगा, ये तो नॉर्मल बहुत ही लाइक एक कॉमन सा चीज है ना। सो ये वाला डिफॉर्मेशन है ब्रिटल, अगर दोनों डिफॉर्मेशन एक साथ हुआ तो ब्रिटल डक्टाइल, एंड अगर डक्टाइल हुआ तो ये अलग से हो सकता है। तो ब्रिटल क्या है, लाइक समझो अगर तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, अगर इफ यू ब्रेक दैट ग्लास, तो वो ग्लास क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली जस्ट ग्लास ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ऐसा नॉर्मली ग्लास ब्रेक कर जाएगा, उसमें कुछ